हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नो हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 की इकाई 2 करेंगे। इकाई 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, उसकी वीडियो। और इसके अलावा BHDC 131 जो सब्जेक्ट है उसकी भी हम सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इकाई 2 है रीति काव्य का स्वरूप एवं विकास। तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना दी गई है। तो रीति काव्य का जो काल है वो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। इसमें रीति का अर्थ होता है काव्य की शैली या पद्धति। अब रीति काव्य में काव्य के नियमों, रूप और सौंदर्य को प्रमुखता दी जाती है, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है और इसमें जो काव्य रचना है उसकी ना विधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब रीति काव्य की प्रवृत्तियां, प्रभाव और परंपरा क्या है वो देखते हैं। तो रीति काव्य में ना रूप, अलंकार और रस, श्रृंगार रस को प्रमुखता दी गई है, ठीक है। ये अधिकतर क्या होता है, मुक्तक रूप में रचा गया काव्य होता है, जिसे हम दरबारी काव्य भी कहते हैं और ये दरबारी काव्य रहा है, ठीक है। सामंती विलासिता का प्रभाव हमें इसमें दिखाई देता है। सामंती विलासिता का जो प्रभाव है वो भी हमें इसमें दिखाई पड़ता है। और इसकी परंपरा जो है वो केशव दास और चिंतामणि जैसे जो कवि थे उनके द्वारा उनसे ही विकसित हुई थी, ठीक है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने रीति काव्य को व्यवस्थित रूप में परिभाषित भी किया है। और आगे हम इस इकाई के अंदर प्रमुख जो कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब रीति काल की परिस्थितियां कैसी होती हैं। तो रीति जो काव्य है वो सामंती विलासिता और दरबारी चाटुकारिता की उपज था, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक परिस्थिति की, ठीक है। तो जो शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य जो था वो अपने वैभव पर था, ठीक है। शांति, कला और स्थापत्य का इसमें विकास हुआ, जैसे ताजमहल जैसे जो स्थापत्य थे उनका भी विकास हुआ। अब 1658 में औरंगजेब सत्ता में आया था, ठीक है, उसके हाथ में सत्ता आ गई, जिससे जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसमें बढ़ चुकी थी। जो राजनीतिक में जो अस्थिरता थी वो बढ़ी, जिससे क्या हुआ था, जाट, राजपूत, मराठा, बुंदेलखंड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। इनके बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा विद्रोह और संघर्ष देखने को मिलता है और वो काफ़ी तेज हो गया था। अब सिखों का असंतोष, नादिर शाह के हमले और औरंगजेब के बढ़ते प्रभाव से क्या हुआ था, मुगल सत्ता जो थी वो कमज़ोर हुई दिखाई देती है। अब आखिर में क्या होता है, सामंतवाद का जो होता है वो पतन हो जाता है। प्रशासनिक अराजकता ने जो राजनीतिक स्थिति थी उसको जर्जर कर दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल कमज़ोर करके रख दिया था, ठीक है। अब आगे ना इसमें हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। तो ये तो हमने राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जाना कैसी थी। अब रीति काल में समाज जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक तो शोषक, जो उसके अंदर राजा और सामंत आ जाते थे, और एक था शोषित, जिसके अंदर कृषक और श्रमिक आ जाते थे। इसके अलावा एक और वर्ग था, विद्वान वर्ग, ठीक है, जो ना मध्यम वर्गीय होकर भी उच्च वर्ग से जुड़ा हुआ था तो वो मध्यम वर्ग का, लेकिन वो जो वर्ग था वो उच्च वर्ग के साथ ही जुड़ा हुआ था। अब रीति काव्य जो था वो आम जनजीवन से कटा हुआ था और दरबारी विलासिता, श्रृंगार और मनोरंजन पर केंद्रित था, ठीक है। रीति काव्य के अंदर हमें आम जो जनता थी उनसे जुड़ा हुआ काव्य नहीं था। उनके अंदर हम जो आम जनता थी वो उस काव्य से जुड़ी हुई नहीं थी, उससे कोई संबंध नहीं था। रीति काव्य का संबंध सिर्फ दरबारी विलासिता और श्रृंगार और से था, ठीक है, और मनोरंजन से था। अब दरबारों में ना चौसर, गजफा जैसे खेल खेले जाते थे। भोग विलास जो था वो प्रमुख रूप से चरम सीमा पर था। अब कृषक और मजदूर वर्ग गरीबी और श्रम के बीच जी रहा था और उनकी मेहनत पर ना जो सामंत थे वो ऐश्वर्य टिका हुआ था। उनका ऐश्वर्य जो था वो सामंतों का ऐश्वर्य उनकी मेहनत और पर टिका हुआ था, ठीक है। अब समाज में नैतिक पतन भी हमें देखने को दिखाई देता है। नैतिक पतन जो था वो बढ़ गया था। साहित्य में भी यथार्थ के बजाय ना जो श्रृंगार और काम भावनाएं हैं उनका वर्चस्व बढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थिति। तो रीति काल में ना कृष्ण भक्ति और वैष्णव संप्रदायों का भी विस्तार हुआ था, लेकिन जो भक्ति थी वो आंदोलन, विलासिता और अंधविश्वास से प्रभावित हुई थी, ठीक है, पूरी तरह उसी से प्रभावित थी, अंधविश्वास और विलासिता से। संतों और पीरों ने जनता का शोषण भी किया ज़्यादा और धार्मिक भावनाएं केवल मनोरंजन तक सीमित रह गई थी।
अब इस काल में क्या था, स्थापत्य, चित्रकला और संगीत में विलासिता और अलंकरण जो था वो प्रमुख था। ठीक है, संगीत में भी रसिकता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन मौलिकता की कमी भी दिखाई देती है। कला, धर्म और संस्कृति सब पर ना चमत्कारवाद और भोग विलास का प्रभाव हमें देखने को मिलता है इसमें, और जो रीति काव्य के श्रृंगारी और अलंकृत शैली से झलकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीति काव्य की। अब जो रीति काव्य है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक का वह काव्य है जिसमें रस, अलंकार, छंद आदि काव्य शास्त्रीय तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, अब रीति शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो रीति का अर्थ होता है नियम या प्रणाली। जो वामन है उनके अनुसार रीति काव्य, जो रीति है वो काव्य की आत्मा है। रीति काव्य में यह शब्द जो है वो शैली, सौंदर्य और शास्त्रीय संरचना का संकेत करता है। रीति काव्य से तात्पर्य अगर हम देखें तो यह काव्य जो होता है वो रस, अलंकार आदि के नियमों के अनुसार लिखा गया होता है। ठीक है, इसमें केशव की रामचंद्रिका आ जाती है, देव का देव शतक प्रमुख एक उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक है, 3 निरूपण शैलियां हमें देखने को मिलती है, मम्मट की सर्वांग शैली, श्रृंगार परक शैली और अलंकार निरूपण शैली। ठीक है, रीति काव्य की ये बुनियाद बने थे। अब रीति काव्य के भेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें ना 3 तरह के कवि देखने को मिलते हैं। पहला आता है रीतिबद्ध कवि, जो ना शास्त्र आधारित कवि थे। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं देव और पद्माकर। दूसरे आते हैं रीति सिद्ध कवि, जो शास्त्रों से प्रेरित थे लेकिन स्वतंत्र रचना किया करते थे, जैसे कि बिहारी। अब इसके अलावा तीसरे कोटि के जो कवि आते हैं वो आते हैं रीति मुक्त कवि। ये स्वतंत्र भाव प्रधान के रचना करते थे। रीति काव्य स्वतंत्र प्रभाव प्रधान से किया करते थे रचना, और इसके अंदर घनानंद जो है वो प्रमुख कवि आ जाते हैं। अब परिवर्तन की अगर हम बात करें तो रीति काव्य की जो नींव है वो केशव दास ने रखी थी, लेकिन अगर वास्तविकता पर अगर हम देखें तो वास्तविक जो परिवर्तन था वो चिंतामणि त्रिपाठी ने ही किया था, जिन्होंने ना नवीन शास्त्रीय शैली अपनाई थी। ठीक है, अब अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो रीति काल को अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि नाम मिले, पर जो रीति काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया और ये जो था वो सर्वमान्य हुआ था। ठीक है, रीति काल में हमें कई तरह के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य नाम हुआ वो रीति काल था, और ये नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब रीति काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो रीतिवाद का प्रभाव अगर हम देखें इसमें, तो संस्कृत की दरबारी परंपरा से प्रभावित होकर रीति काव्य में अलंकार, श्रृंगार, बारामासा और नायक नायिका भेद की प्रधानता रही। ठीक है, केशवदास, भूषण, मतीराम जैसे जो कवि थे उन्होंने सामंती वर्ग को सौंदर्य प्रियता से पोषित किया था। ठीक है, अब रीति ग्रंथों का निर्माण अगर हम देखें तो क्या, तो इसके अंदर क्या था, कविता जो होती थी वो लक्षण ग्रंथों के आधार पर लिखी जाती थी, और जो कवि थे वो आचार्य की भूमिका में होते थे। ठीक है, इनमें पुराने सिद्धांतों की पुनरावृत्ति होती थी और भावनात्मक गहराई का भी अभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, भावनात्मक जो गहराई होती थी उसका अभाव रहता था इनके काव्य में। अब श्रृंगार वर्णन अगर हम देखें तो श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक थी इसमें, पर मुख्यतः देह के सौंदर्य का तक ही सीमित था वो। ठीक है, श्रृंगार रस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ देह के सौंदर्य को वर्णन किया करता था काव्य में, जैसे कि राधा कृष्ण का उपयोग इसमें धार्मिक आवरण देने हेतु किया गया था, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो राधा कृष्ण का मांसल रूप हमें देखने को मिलता है, उनके प्रेम का मांसल रूप इसमें दिखाया जाता है श्रृंगारिक रस के द्वारा। ठीक है, श्रृंगारिक वर्णन के द्वारा। अब मादकता, आडंबर और कृत्रिमता प्रमुख विशेषताएं रही इसमें। वीर काव्य भी लिखा गया, औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में जो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि की वीरता को काव्य में चित्रित किया गया था। भूषण जैसे जो कवि हैं वो वीर रस के प्रतिनिधि माने गए हैं। ठीक है, जो भूषण है उन्होंने वीर रस से संबंधित जो काव्य है, रीति काव्य है, लिखा है। अब इसमें नीति काव्य भी हमें देखने को मिलता है। नीति विषय काव्य जनता में लोकप्रिय हुए। ठीक है, वृंद, गिरिधर, कविराय जैसे जो कवियों ने जीवन अनुभवों को सूक्ति शैली में व्यक्त किया था, पर इनमें ना रस का जो अभाव है वो हमें देखने को मिलता है। रस का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो स्वच्छंद काव्य, रीति मुक्त धारा की अगर हम बात करें तो इन कवियों ने ना रीति रूढ़ियों से अलग हटकर अनुभूति प्रधान, सरल व स्वाभाविक काव्य रचना की और प्रेम का उदात्त रूप भी चित्रित किया। प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो घनानंद आते हैं, आलम है, ठाकुर है। ठीक है, इसके बाद है शिल्प पक्ष। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं शिल्प पक्ष में भाषा की।
तो जो रीतिकाल की प्रमुख भाषा थी वो ब्रजभाषा ही रही, ठीक है, जो भाव अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मानी गई थी। इसमें अवधी, राजस्थानी, फारसी आदि का भी मिश्रण हुआ था और रीतिबद्ध कवियों ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किया, जिससे भाषा दोष उत्पन्न भी हुए, ठीक है, जिसमें हमें भाषा दोष भी देखने को मिलते हैं कई जगह पर। जबकि स्वच्छंदतावादी कवियों जैसे कि जो घनानंद है, उनकी ना भाषा शुद्ध और अर्थपूर्ण रही थी, ठीक है। इसमें हमें छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस युग में मुक्तक काव्य प्रधान था, ठीक है। प्रचलित छंदों की अगर हम बात करें तो वो थे दोहा, सेवैया, कवित्त, छप्पे, सोरठा आदि। इसमें श्रृंगार के लिए के लिए सवैया का प्रयोग होता था और वीर रस के लिए कवित्त जो छंद है उनका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा प्रमुख छंद ग्रंथ थे छंद विचार, वृत्त कौमुदी और वृत्त चंद्रोदय आदि, ठीक है। ये कुछ प्रमुख छंद ग्रंथ हैं। इसके अलावा अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो रीति काव्य में अलंकारों की प्रमुखता थी। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग चमत्कार के लिए हुआ था, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो चिंतामणि, मतीराम भूषण आदि द्वारा रचित ये प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। और अलंकार साध्य बन गए और जिससे जो कविता का भाव था वो कविता का जो भाव पक्ष था वो कमजोर हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद काव्य रूप की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप अगर हम देखें तो मुक्तक काव्य जिसमें पद जो होते हैं वो स्वतंत्र और प्रभावशाली होता था। प्रबंध काव्य भी रचे गए लेकिन अधिक प्रभावशाली नहीं रहे थे ये। सतसई और शतक परंपरा का भी विकास हमें देखने को मिलता है इसमें। प्रसिद्ध कृतियां की अगर हम बात करें तो मतीराम की सतसई है, विक्रम सतसई है, अलग शतक आदि ये जो है प्रसिद्ध कृतियां रही हैं, ठीक है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो उनमें आ जाते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है। तो रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। शुक्ल जी इनको रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि मानते हैं। प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें इनके तो वो है रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, छंद विचार, ठीक है। शुद्ध भाषा, ब्रज भाषा और रस प्रधान कविता ये किया करते थे। इसके बाद है भिखारी दास, तो ये ना मौलिक आलोचक रहे हैं। प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कांस्य निर्णय, छंदोर्णय व पिंगल, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और इनकी जो भाषा होती थी वो बहुत ही सहज और कभी कभी ये अरबी फारसी का प्रयोग किया करते थे। देव पद्माकर हैं अगले। तो देव जो है वो सबसे अधिक रचना करने वाले कवि माने गए हैं, ठीक है। ऐसा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं अपने समय काल में। भाव विलास, प्रेम तरंग आदि ये कुछ इनकी कविताएं हैं, कुछ रचनाएं हैं, सॉरी, ठीक है। और पद्माकर आते हैं फिर अगले। तो कल्पना व भावुकता के कवि रहे हैं ये, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पद्माभरण, जगद विनोद आदि, ठीक है। इसके बाद बिहारी आ जाते हैं। ये रीति सिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने बिहारी सतसई के ये रचयिता रहे हैं। श्रृंगार का गहन चित्रण इन्होंने किया है अपने काव्य के अंदर, अपनी रचनाओं में। और भाषा में समास और शक्ति का प्रयोग इनके में देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं भूषण। ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल चरित आदि, ठीक है। अब शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का चित्रण इन्होंने अपने रचना के अंदर किया है। इसके बाद अगले कवि हैं घनानंद, ठीक है। ये एक स्वच्छंद प्रेम कवि रहे हैं और इनकी जो कविताएं करने की जो प्रेरणा इन्हें मिली थी वो सुजान से मिली थी, जिनसे ये प्रेम किया करते थे, ठीक है। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा विरह श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया है। और ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है सुजान सागर, विरह लीला, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रीतिकालीन काव्य का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो दरबारी और श्रृंगारिक काव्य हमें इसके अंदर जो रीतिकाल है उसमें देखने को मिलता है, जो जनजीवन से दूर था, ठीक है, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं था, जिस काव्य का ये सिर्फ सामंतवादी जो लोग थे उनके लिए ही रची जाती थी। दरबार में थे जो राजा थे उनके लिए ये कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है। इनका जनता जो आम जनता थी उनसे कोई लेना देना नहीं था इन काव्यों का। अब ये जो रचनाएं होती थी वो रस अलंकार प्रधान हुआ करती थी और जिसके अंदर हमें मौलिकता का भाव भी दिखाई देता है। भाषा जो थी वो चमत्कारपूर्ण होती थी, जिसमें भाषा का जो प्रयोग होता था वो चमत्कारपूर्ण होता है, जिसमें हमें भर भर के रस, अलंकार, छंद, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती थी पर कृत्रिम थी, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें भाषा का हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, कहीं ना कहीं उसमें वो
त्रुटि हमें देखने को मिलती है, भाषा के अंदर हमें कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ पर भाषा जो थी वो शुद्ध ना होकर अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। अब डॉक्टर नागेंद्र की अगर हम देखें तो काव्य की भाषा ना कि जनजीवन की भाषा है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था इकाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स परचेस कैसे करने हैं उसका भी आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।